जिनसे हम लोग आज कुछ बातें करेंगे। बहुत ही खास बातें हैं क्योंकि यहाँ पे हमेशा से जातिवाद की राजनीति रही है, लेकिन इनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं पुष्पम प्रिया जी, उनके बहुत सारे इंटरव्यू हमने देखे हैं जो कि सबसे अलग लगे। हमने आज तक 10 सालों से देख रहे हैं यहाँ की राजनीति को, लेकिन 10 सालों में आज तक कोई ऐसा नेता नहीं दिखा जो कि जातिवाद से थोड़ा हटके बात करे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे या हर मुद्दे पे बिहार को आगे ले जाने की बात करे। लेकिन पुष्पम प्रिया जी की पार्टी के सभी सदस्य या पुष्पम प्रिया जी खुद एक ऐसी सोच लेकर आई हैं जो कि शायद सच में बिहार को बदल सकती है। चलिए हम बात करते हैं मनीष मनोरंजन जी से, जो एकमा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहला सवाल हमारा है मनीष सर से कि आपकी पार्टी की जो अध्यक्ष हैं पुष्पम प्रिया जी, उनकी सोच इतनी अच्छी कैसे बनी? देखिए, जिस चीज से आप सफर करते हैं, जो चीज आपके लिए बैरियर बनता है, बाधा बनता है, वो चीज हमेशा आपको याद रहता है। एक लड़की जो दरभंगा की बेटी है, यहाँ उसने पढ़ाई लिखाई करी, बाद में जब वो बाहर गई, बाहर की सोसाइटी देखी उसने और देखा कि वहां पे इतना ग्रोथ जो है, इसके पीछे का क्या रीजन है। वहां उन्होंने देखा कि वहां की राजनीति कितनी अच्छी है, न जाति न धर्म। तो उनको लगा कि नहीं, बिहार में एक बदलाव की जरूरत होनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने प्लूरल्स पार्टी की स्थापना की। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, इसी पे ये लिखा हुआ है कि न जाति न धर्म। आप देखिए, न जाति न धर्म, अब की बार मुद्दा बस रोजगार। रोजगार चूंकि हम बता दें आपको कि बिहार जो है ये हर मामले में, खास करके रोजगार से रिलेटेड, आप देखिए यहाँ पे पर कैपिटा इनकम का डेटा है हमारे पास। ये बिहार का स्थान जो है यहाँ पे 33 नंबर पे, सबसे नीचे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा कुछ किस वजह से हो रहा है कि यहाँ के लोग जो हैं उनके पास रोजगार नहीं। ठीक है, और बहुत ज्यादा लोग कृषि में एंगेज हैं। हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया है, किसानों के लिए काम करने की बात की गई है। तो यहाँ स्वरोजगार की व्यवस्था की जाएगी। जो पुष्पम प्रिया मैम है, उन्होंने स्पेशल पढ़ाई की हुई है बिहार के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और उनकी सोच है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए, ताकि ये जो सबसे नीचे हम लोग रहते हैं हर चीज में, चाहे साक्षरता दर की बात हो, पर कैपिटा इनकम की बात हो, ये कम से कम हम लोग ऊपर जाएं। ठीक है, तब हम आपसे दूसरा सवाल करते हैं कि आपकी पार्टी लोगों तक अपनी सोच को कैसे पहुंचाएगी? क्योंकि देखिए क्या होता है कि हर पार्टी के पास पैसा है जी, नाम है जी, सब पहचान है, बिल्कुल गुंडे टाइप के लोग हैं जी। तो आप लोगों की पार्टी नहीं है, ऐसे लोगों को दे रही है जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं जी, भले ही उनकी जान पहचान ज्यादा नहीं जी। तो आप कैसे अपनी सोच को हर इंसान तक पहुंचाएंगे? देखिए, जब पुष्पम प्रिया मैम आई यहाँ पे बिहार में और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, दुर्भाग्य से कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन में जहां फिजिकली उनको पहुंचना चाहिए था, वो डिजिटली पहुंच पाए। उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू, और कोई सा भी बदलाव जो होता है युवाओं के बदौलत ही आता है, और युवा जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सक्रिय है। तो हमने पहुंचने का एक माध्यम जो है सोशल मीडिया को बनाया। आप फेसबुक, यूट्यूब पे उनके इंटरव्यू देख सकते हैं। इसके बाद जब हमें मौका मिला आपके बीच पहुंचने के लिए, हम आपके बीच पहुंचे। ये बात मतलब थोड़ी सी एक ये है कि सभी जगह वो नहीं पहुंच पाई, इसलिए कि बहुत जगह पे जो कैंडिडेट है उनके अगर पढ़े लिखे नहीं मिले, कैरेक्टर के सही नहीं मिले, तो वैसे सिचुएशन में उन्होंने वहां से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। लेकिन जहां भी खड़े हुए वहां दुरुस्त कैरेक्टर के लोग, पढ़ाई लिखाई जिनकी अच्छी, ऐसे लोगों को खड़ा किया। तो हम पहुंचेंगे, थोड़ा सा भले ही देर लगे लेकिन दुरुस्त पहुंचेंगे। तीसरा सवाल है मेरा कि आपकी पार्टी जीतने के बाद भी जी इसी सोच पर चलेगी? बिल्कुल, क्योंकि हर नई पार्टी ऐसे ही बोलती है, जैसा कि आप जानते हैं। देखिए, वो जो नई पार्टी के बारे में आप कह रहे हैं, आप मेरा ये अटायर देखिए, पहनावा देखिए। यहाँ पे उन्होंने ऐसे लोगों को नहीं दिया जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है, जिनका पहले से कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इस पार्टी से उस पार्टी करते रहते हैं। उनकी एक सोच है कि ऐसे लोगों को दिया जाए जो जिन्विन आदमी हो, और जिन्विन लोग जो हैं बहुत ज्यादा राजनीति जिस चीज के लिए बदनाम है वो सारी चीजें नहीं करते हैं। तो बिल्कुल हमारी पार्टी जो है सिद्धांतवादी राजनीति करती है, और इस सिद्धांत पे आगे भी रहेगी सरकार बन जाने के बाद भी। चौथा सवाल है हमारा कि आप जीतने के बाद 3 ऐसे काम बताइए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिससे सच में बहुत सारा बदलाव हो सकता है। सबसे पहले तो मेरी प्रायोरिटी ये है कि आज तक जो एकमा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ कोई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है नहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो खोलने की व्यवस्था की जाएगी।
जो बच्चे हैं आप देखेंगे जब खेल का डेटा था, अभी खेलो इंडिया अभियान चल रहा था उसमें, तो हरियाणा से दूसरे जगह से आप देखेंगे किस तरह से वहां के बच्चे मेडल जीते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल इस जो स्पोर्ट्स और आर्ट्स से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अभाव है, हम इसके लिए काम करना चाहेंगे। और तीसरा, आजकल के युवा जो बहुत ज्यादा आपराधिक छवि, उनके लिए कुछ उनको मोटिवेट करने के लिए अच्छा किया जाना चाहिए, क्योंकि युवा जो है मतलब कि थोड़े में नाम बनाने के चक्कर में या एक प्रभाव दबदबा गलत लोगों को अपना मॉडल बना लेते हैं, तो उसको हम सुधारने के लिए कोशिश करेंगे। यही 3 प्रायोरिटी है मेरी, जो कि युवाओं से ही रिलेटेड है। हमारा अगला सवाल है जी। कि क्या आप जीतने के बाद भी किसी आम इंसान से ऐसे ही मिलेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। या फिर बाकी नेताओं की देखिए तरह? वो सारी चीजें जो है व्यवहार में होती हैं, और ये मेरा व्यवहार है। मैंने इसके पहले कॉलेज में भी जब हम थे तो एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना होता है, वहां हमने काम किया है। नेहरू युवा केंद्र संगठन जो युवाओं की है, वहां भी हम यहाँ अपने ब्लॉक से, लहलादपुर ब्लॉक से 2 साल वॉलेंटियर है। तो व्यवहार जो है, जो चीज आप में समावेशित हो जाता है, उसको बदलने में समय लगता है। तो ये मतलब बाद में बदलने वाली कोई बात जो है बिल्कुल बहुत सारे लोग बदल जाते हैं। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारा व्यवहार में है। हम सिंप्लिसिटी जो है उसको बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। अगला सवाल है हमारा कि वर्तमान की बिहार सरकार को लेकर आपकी क्या राय है? वर्तमान की बिहार सरकार शुरू में जो इसने काम किया, वो बाद के चूंकि 15 साल जो है, तो जो शुरू का 5 साल, चूंकि हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं इसलिए शिकायत वाली बात नहीं है। अगर किसी ने किया है तो ठीक। तो शुरू में जो 5 साल हुआ ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा, बाद का जो 10 साल रहा वो पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए तो बेकार है। क्योंकि आप लॉकडाउन में देखते हैं, अभी जो इतना रैली हो रहा है, हेलीकॉप्टर इतने नाच रहे हैं, गाड़ियां इतनी चल रही, कहां से पैसा आ रहा है? लॉकडाउन में जब लोग सड़क पे चल रहे थे, उनके लिए भी वो पैसा आना चाहिए ताकि लोग वहां से आ पाए। उस समय किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, और रैली करने के लिए देखिए अभी पैसा है सभी के पास। तो बिल्कुल अभी के बिहार सरकार से हम जो इसका पिछला 10 साल का कामकाज है, उससे कहीं से संतुष्ट नहीं है। अगला हमारा सवाल है कि बिहार की खराब शिक्षा व्यवस्था, जी, बेरोजगारी जी, तथा महिला और बेटियों की सुरक्षा के क्षेत्र में अभी बिहार में बड़े बदलाव की जरूरत है जी या नहीं? अगर है तो कैसे? नहीं, बिल्कुल है। क्योंकि आप देखते हैं जितने बच्चे यहाँ से गायब हुए, आप जाके क्राइम से रिलेटेड जो रिकॉर्ड है उनको देखिएगा, कोई सा भी नहीं मिला। आप शेल्टर होम की घटना जो हुई थी मुजफ्फरपुर में, आपको वो याद होगा। वो कौन सी हमारे समाज की लड़कियां हैं, अगर या तो वो अनाथ हो चुकी हैं, मतलब उनके मम्मी पापा नहीं है, या तो वो कमजोर वर्ग की हैं, जिनको वहां पे शेल्टर होम में रखा गया, और उनके साथ सत्ता से संबंधित लोगों ने किस तरह का व्यवहार किया आपने देखा। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा तो बिल्कुल से जरूरी है। रोजगार की बात, आपके यहाँ के लोग जो है, हरियाणा के किसान जो है, उनके खेतों पे जाकर लेबर का काम करते हैं, एक स्वाभिमान भी होना चाहिए। इसलिए रोजगार के क्षेत्र में भी काम होना चाहिए, और महिलाओं बच्चों की सुरक्षा के क्षेत्र में भी काम होना चाहिए। हमारा अगला सवाल है बिहार पुलिस को लेकर। जी, बिहार पुलिस को आप मतलब किस नजरिए से देखेंगे? क्योंकि सड़क पे कोई अगर हेलमेट नहीं पहनता है तो यहाँ की पुलिस उससे कुछ पैसे ले लेती है, लेकिन ये कभी समझाने की कोशिश नहीं की पुलिस ने कि आप अगली बार से ऐसा ना करें, ऐसा कोई सजा नहीं दे पाती है जिससे वो अगली बार से हेलमेट पहने, उसको अपनी फर्स्ट प्राइवेसी समझे। देखिए, पुलिस जो है, हम पार्टिकुलरली पुलिस के बारे में ही नहीं बोलेंगे, ये सारे लोग सिस्टम के अंदर, जैसा सिस्टम सिखाएगा। आप मान लीजिए आप पुलिस में जाते हैं, बहाली में जाते हैं, प्रोबेशन का पीरियड होता है जहाँ ट्रेनिंग चलती है, वहां आप अपने सीनियर से जो देखते हैं, जो आपको दबाव बनाएंगे, आप भी वही करेंगे। तो सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, और इसमें ऊपर के लोगों से जो है इसकी शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं रहते हैं, नीचे वाले जो है कैसे ठीक हो पाएंगे? वो जैसा डायरेक्शन देंगे, जैसा निर्देश देंगे, नीचे वाले भी, अगर वो कहेंगे कि वसूल के हमको महीने में इतना पैसा दे देना है, तो बिल्कुल से ये नीचे वाले वसूली करेंगे। तो पार्टिकुलरली में बिहार पुलिस नहीं, पूरी सिस्टम में ये करप्शन है, और सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। अगला हमारा सवाल है कि आप एक युवा नेता हैं जी, लेकिन बिहार के युवा पूरी तरह बेरोजगार हैं अभी। बिल्कुल। तो अगर आप जीतते हैं जी, तो युवाओं के लिए बेरोजगारी मतलब कैसे प्लान तैयार करेंगे, कैसे रोजगार देंगे? देखिए, रोजगार जो है, रोजगार को लोग मतलब सरकारी नौकरी को ही रोजगार समझते। तो एक चीज सबसे पहले तो जो सरकारी नौकरी की तैयारी करे, उनके साथ क्या होता है कि तैयारी करते हैं, 5 साल 10 साल एक फॉर्म जो एक वैकेंसी है उनमें लगा दिया जाता है, बहाली लेट कराई जाती है, उनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहां तहां दौड़ना रहता है। वैसी स्थिति में एक युवा पूरी तरह से जब बर्बाद हो जाता है, तो उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, उसके बाद उसका एज भी लैप्स कर जाता है नौकरी के लिए। तो सबसे पहले बहाली प्रक्रिया जो है सही समय पे हो, ताकि जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो एकदम तय समय पे सरकारी नौकरी उनको मिल जाए। दूसरी चीज ये है, अगर ठीक है नहीं मिली, तय समय पे बहाली हुई उनकी नहीं मिली, उनको पता चल गया कि हाँ उनका तैयारी अच्छा नहीं है, लेवल अच्छा नहीं, वो दूसरे काम में लग गए, लेकिन हम तैयार मतलब परीक्षा लेने में ही लेट लगाते जाए, तब तक तो वो बर्बाद हो चुके। दूसरा, उनमें स्वरोजगार की भावना भरनी पड़ेगी। आप देखिए दिल्ली में
गुजरात में, हरियाणा में नए लड़के हैं और सब कुछ न कुछ, कोई डेयरी फार्म चला रहा है, कोई खेती से ही रिलेटेड रोजगार कर रहा है, कोई छोटा दुकान खोल दिया है। तो इन सभी चीजों के लिए युवाओं को सहायता की जरूरत है। ठीक है, सेंट्रल से स्कीम चल रहा है बहुत सारा, शिशु लोन मिलता है, इसमें मुद्रा स्कीम करके एक योजना चली, लेकिन कहाँ आपके यहाँ बताइए, कहीं कोई ये नहीं, बैंक मैनेजर के पास जाइए, लोन के लिए कई बार दौड़ना पड़ता है। ये सारी व्यवस्थाएं ठीक की जाएंगी ताकि युवा स्वरोजगार कर पाए और सरकारी बहाली की प्रक्रिया सही की जाएगी ताकि सरकारी नौकरी भी उनको मिल पाए। अगला हमारा सवाल है कि अगर सपोज दैट आप नहीं भी जीतते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा आप नहीं जीते, हाँ जी, लेकिन अगर आप नहीं जीतते हैं, क्योंकि आपके सामने बड़े बड़े नेता बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। दिग्गज जी। तो अगर आप नहीं भी जीतते हैं तो क्या आप खराब शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, जी। खराब कानून व्यवस्था, इन सब मुद्दों पे आगे आवाज हाँ उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उठाता भी रहा हूँ, मैंने काम भी किया। मैं एक संस्था है युवा क्रांति रोटी बैंक, गरीब लोगों को भोजन कराने वाली, रामकृष्ण मिशन आश्रम एक है जहाँ पे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। इन सभी जगहों पे मैंने वॉलेंटियर का काम किया है। वॉलेंटियर आप जानते हैं जिनको मतलब पैसा पे काम वो नहीं होता, सेवा के लिए काम होता है। तो इसको मैं व्यवहार में पहले से ही अपने रखा हूँ और ये मेरी कोशिश रहेगी कि ये जारी रहे। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था, जो इन सभी चीजों के लिए मैं जरूर आवाज उठाऊंगा। हमारा आखिरी सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जैसे हर पार्टी चाहती है कि गलत बयानबाजी कर देती है चुनाव से पहले, जी। बड़े बड़े वादे, जी। 10 लाख नौकरी, जैसे अभी लालू जी की पार्टी ने बोला 10 लाख, बीजेपी और जेडीयू ने बोला 19 लाख, ऐसे सभी लोग मतलब रोजगार को लेकर बोलते हैं कि इतना नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, गलत बयानबाजी कर देते हैं। चुनाव के बाद मतलब उनमें से 5% भी काम नहीं होता, मुझे लगता है। जी। तो अगर ये सब नहीं चल रहा है, ऐसे ही करते हैं हमेशा, तो इन लोगों के खिलाफ अगर कोई लॉ बने, जैसे कि अगर नहीं कर रहे हैं लोग 5 साल में, तो इन सब पार्टियों को अगले 5 साल के लिए बैन कर दिया जाए, तो कैसा रहेगा? ये आपकी सोच बहुत सही है। अगर झूठे वादे किए जाते हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बनाया है कि अगर कोई भड़काऊ भाषण देता है तो उस पर बैन लगाया जाना चाहिए, तो इस पे भी एक कानून बनना चाहिए कि आप अपने औकात के बराबर वादा कीजिए। आप इतने दिन से कुछ नहीं करते हैं और जब इलेक्शन आता है तो आप कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 19 लाख नौकरी देंगे। तो इतने दिन से आप क्या कर रहे थे कि अब ये तो पब्लिक को भी समझ जाना चाहिए और बिल्कुल झूठे वादे जो हैं इन पे बैन लगना चाहिए। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, आपकी सोच बहुत ही अच्छी है और मैं चाहूँगा कि आपकी पार्टी इस बात की इलेक्शन में बहुत ही अच्छे इलेक्शन में मतलब हर मतों से जीते, भारी मतों से जीते और आगे जहाँ तक होगी युवा पूरे आपके साथ है। अगर कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इस इंटरव्यू को देखता है तो वह जरूर आपको सपोर्ट करेगा, मैं यही आशा करूँगा।